Hello and welcome to this special episode of Zoom In. डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, ट्रंप का दूसरा दौर क्या तब्दीलियां लाएगा और ट्रंप काबीना वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे चेंज या कंट्रोल करेगी, दिस इज येट टू बी सीन। ये सब डिस्कस होगा आज के Zoom In स्पेशल में। कल 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल ओथ लेके व्हाइट हाउस में अपना मनसब संभाल लेंगे। एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र उनकी पॉलिसीज़ की तरफ है और इस पर डिस्कशंस हो रही हैं, एनालिसिस हो रहे हैं। यू नेम अ कंट्री, चाइना, रशिया, यूक्रेन, ईरान, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, क्यूबा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, शायद ही दुनिया को कोई हिस्सा हो जहां ये बात ना हो रही हो कि ट्रंप की पॉलिसीज़ इन मुल्कों को कैसे इफ़ेक्ट करेंगी। ऐसा क्यों है जबकि प्रेसिडेंट्स का आना जाना एक रूटीन का सियासी अमल है? शायद इसका मोस्ट सिंपलिस्टिक जवाब ये हो सकता है कि ट्रंप की पर्सनालिटी, अपने केसेस, असैसिनेशन अटेम्प्ट और एक दफ़ा फिर एक फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को शिकस्त दे के वो यहाँ तक पहुँचे, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पर्सनालिटी पे उनकी डिस्कशंस जो हो रही हैं, अगर उनको देखें तो जो सबसे एक वाज़े डोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट उनका डिस्कस हो रहा है वो है उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांजैक्शनल बिजनेस माइंडेड अप्रोच। इन अदर वर्ड्स, पॉलिसी मेकिंग हो या डिप्लोमेसी हो, वो कब एक बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे और वो कब सियासतदान की तरह सोचेंगे, ये बताना और ये जज करना मुश्किल है। और यही उनकी स्ट्रेंथ है, इसको वो बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। उनकी पर्सनालिटी का एक और एंगल भी है, वो है उनका पॉपुलिस्ट होना। रिपब्लिकन होते हुए, कंजर्वेटिव आइडियाज़ रखते हुए उन्होंने जिस तरह फीमेल वोट को अपनी तरफ स्टीयर किया, अट्रैक्ट किया, शायद उसकी एक वजह ये थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत नाराज़ थे अमेरिकन वोटर्स और उस पर भरपूर कैपिटलाइज़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने। चाहे अरब अमेरिकन्स हों, लिबरल सोच रखने वाले हों, 2024 के इस इलेक्शन ने साबित किया कि उन्होंने अपनी इस पर्सनालिटी के जितनी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वजह से ये सदारती इलेक्शन में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और अभी तक इस पे एनालिसिस चल रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। आज के Zoom In स्पेशल में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, गाज़ा के लिए और ख़ुद US के लिए ट्रंप का ये सेकंड टेन्योर कैसा साबित होगा। कैपिटल हिल पे हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं, रिपब्लिकन लीडर हैं और ट्रंप के लास्ट टेन्योर में उनके मशीर भी रह चुके हैं। कुछ वहाँ की एनर्जी और वहाँ का सेंटिमेंट उनसे जानते हैं और फिर आगे डिस्कशन पे जाएंगे। तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैपिटल हिल पे मौजूद हैं, कुछ बताइए कि वहाँ पे इनॉग्रल रैली स्टार्ट हो चुकी है, ओथ टेकिंग तो कल है, एनर्जी कैसी है? एनर्जी इस वक्त भरपूर है। यहाँ पे कई छोटे छोटे इवेंट हो, लेकिन आज जो ज्यादातर इवेंट थे पर्सनल लेवल के हैं। मैं अभी कैपिटल हिल पे मौजूद हूँ। मेरी अभी थोड़ी देर पहले कुछ कांग्रेसमैन रिपब्लिकन, उनसे माइक जॉनसन जो स्पीकर है उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर साहब से मुलाकात हुई। और स्पिरिट इज हाई। मैं समझता हूँ कि न्यू शेरिफ इज इन टाउन। अमेरिका ना सिर्फ कल तब्दील होगा बल्कि पूरी दुनिया तब्दील होने जा रही है कल से। और नई शुरुआत होंगी। दुनिया के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि माजी के अंदर जब भी रिपब्लिकन से दूर हुए हैं, पाकिस्तान ऑलवेज एंजॉयड बेटर रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रू साजिद साहब, और आपसे ये सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन एग्जैक्टली जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें जो कैबिनेट में नॉमिनीज सामने आ रहे हैं उनके बारे में लोग कह रहे हैं बहुत प्रो इंडियन लोग हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, इंडियन लोग वाकई हैं, क्योंकि टैलेंट है उनके पास। वहाँ तालीम पे तवज्जो दी जाती है। उनका सबसे बड़ा वेपन इंटरनेशनल, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वर्सेस आप देखें कि हमारी तरफ तालीम 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। बल्कि आज हमारी जब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर साहब से बात हुई तो कैबिनेट के हवाले से बात हुई कि किस तरीके से 2016 की गलतियां थी कैबिनेट में, वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। और अमेरिका जो है वो अपना, उन्होंने खुद कहा कि उनके वाले साहब का मैंडेट जो है बहुत बड़ा मैंडेट है और उसको डिलीवर करना है 24 महीने, 2 सालों के अंदर। तो कैबिनेट के अंदर इस वक्त वाकई आपकी बात ठीक है, वैवेक रामास्वामी है, काश पटेल हैं और कई लोग हैं इस वक्त, हमारे मिसेस ढिल्लो हैं और इस तरह के कई लोग हैं। लेकिन इसमें
یہ میں واقعی کہوں گا کہ پاکستانی ڈائسپورا بہت پیچھے ہے کیونکہ ان کی توجہ پاکستان کی سیاست پر ہے, لوکل سیاست پر نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا قصور ہے. دس از نتھنگ ٹو ڈو ود انڈیا. اوکے, آف کورس اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود انڈیا, لیکن ایک اوور آل ویو ہم لے رہے ہیں. غازہ پیس ڈیل بالکل ایک دن پہلے ان کی اوتھ ٹیکنگ سے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا فرم سٹانس ہے کہ نتن یاہو نے اس ڈیل پہ ایگری کر لیا جس پہ وہ مئی میں, مطلب اسی ڈیل کی بات کر رہے تھے نا, مئی 2024 میں, تب وہ اس پہ ایگری نہیں کر رہے تھے. آج اگر اس پہ ایگری کر گئے ہیں تو وائی از دیٹ سو؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, نہ صرف غازہ بلکہ آپ دیکھیں گے بڑے جلدی یوکرین کی وار بھی وہ بھی کنٹرول میں آئے گی. پوٹن صاحب سے ملاقات کی تیاریاں موجود ہیں. اسرائیل بالخصوص آپ نے جو کہا, 1 سال سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن تیاریاں کر رہی تھی. 12-13 ٹونی بلکن صاحب نے دورے کیے مڈل ایسٹ کے, لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور اسٹیو وٹکاف جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے انوائے ہیں, ان کی ایک ہی میٹنگ کے اندر وہ چیزیں ڈیلیور ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ اے ٹریڈیشنل پالیٹیشین, ہی از اے اسٹیٹس مین, ہی لوز امریکہ. انہوں نے اگلے دن اپنی تقریر میں کہا کہ ہی اونلی ہیز 3 words in his dictionary, one is love, religion اور ٹیرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیرف کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کریں گے ورسز جنگیں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بین, لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ایز اے پیس لونگ پریزیڈنٹ. تھینک یو سو مچ ساجد طاہر صاحب, یو ور ریئلی بزی آئی نو, اور آپ نے اس میں بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایکس ایمبیسڈر جو علی سرور نقوی صاحب. آئی ایم سوری علی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. I hope you're well. Thank you so much for joining us. کل سے ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس کے نئے مکین ہوں گے. بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, بہت ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جو سب سے ٹاپ پہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیس میکر کے طور پہ آئیں گے. جو وعدے انہوں نے اپنی کیمپینز میں کیے تھے اسپیشلی عرب امریکن سے کہ آپ کو انصاف ملے گا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ٹرمپ کا فوکس ڈومیسٹک ہوگا. فارن پالیسی سیکنڈری چیز ہے اس کے لیے. وہ پہلے ملک میں جو کچھ اس کو کرنا ہے وہ کرنا شروع کر دے گا. اس کے بعد فارن پالیسی میں ظاہر ہے اس جو ابھی جو غازہ کی پیس ڈیل ہوئی ہے, سیز فائر ڈیل, پیس ڈیل تو نہیں ہے, سیز فائر ڈیل ہے, یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے. تو اس میں ظاہر ہے ان کے ریپرزنٹیٹیو نے جو اسرائیلیوں کو کہا کہ بھئی اس وقت آپ کو یہ کسی حالت میں جنگ بندی کرنی ہے, وہ اب بروئے کار آ رہا ہے. لیکن آیا یہ اس سے یہ انصاف پہ مبنی ہے؟ آیا یہ فلسطینیوں کے حقوق کی قبولیت ہے؟ That is the major question. جی بالکل, کیونکہ اب انہوں نے 45-46 ہزار فلسطینی لوگوں کو قتل کر دیا, وہاں کے شہروں کو تباہ کر دیا, قتل و غارت کا دور چلا دیا. 15 مہینے اس طرح کی وہاں پہ ظلم و تشدد ہوتی رہی ہے. نقوی صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں this is yet to be seen, of course this is yet to be seen, but جب آپ سیریا تک پہنچتا دیکھتے ہیں اسرائیل کو, جو کہ ان کے کتنے پرانے عزائم ہیں, گولان ہائٹس میں سیٹلمنٹس کی بات کر رہے ہیں, لیبنان کو انہوں نے جس طرح مینج کرنا تھا, ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا, کر لیا. مڈل ایسٹ کو جس روڈ میپ پہ وہ لوگ لے کے جانا چاہتے تھے, سیریا میں پپٹ گورنمنٹ انسٹال کر لی. اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی وائی وڈ دے اسٹیپ بیک. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے کوریڈورز ان سے خالی کرائیں گے, انخلا شروع بھی ہو گیا ہے. ایک دفعہ پہنچی ہوئی آکوپیشن کی ہوئی جگہ سے کون واپس جاتا ہے؟ جائے بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیے 2000 جب یہ سینچری شروع ہوئی ہے, سن 2000 میں 3 بڑی طاقتیں تھیں مشرق وسطی میں, اسرائیل, عراق, سیریا, عراق اور اسرائیل. اب سیریا اور عراق بالکل ہی تباہ ہو گئے, اور وہ اب دے آر نو لانگر اینی ملٹری فورس. تو وہ انہوں نے اپنے 2 حریف کو تو تباہ کر دیا. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں, گریٹر اسرائیل کا ان کا جو پلان ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے, کیونکہ ابھی حال میں ہی
वो जो एक ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो है वो उन्होंने शेयर भी किया नेतान्याहू ओपनली। जी शेयर किया। तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ या सही रवैया या हकूक की कबूली तो कोई नहीं होगी और ये जंगबंदी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेचारे ऐसे अब मजलूम हैं कि जंगबंदी पे भी आमादा हैं और जंगबंदी से उनको एक फायदा जरूर होगा कि रोज जो लोग कत्ल हो रहे हैं, जो रोज जो तबाही हो रही है वो अब शायद रुक जाए। एक थर्ड जो 3 फेजेस उन्होंने सीज फायर माहिदे के बताए हैं, उसमें थर्ड फेज में जाके टिपिकल अमेरिकन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पढ़ने को मिलती है, रिहैबिलिटेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टाइन। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए ना, रिहैबिलिटेशन तो होगी क्योंकि जो फलस्तीनी वहां से भागे हैं वो वापस तो आएंगे, लेकिन किस हालत में आएंगे और उनके लिए क्या है वहां पे? वो सारे तबाह घर हैं, दीवारें टूटी गिरी पड़ी हैं, रबल का पहाड़ है वहां पे। अब रबल का पहाड़ है, बिल्कुल। तो वो बेचारे वापस तो आएंगे, रिहैबिलिटेशन तो होगी क्योंकि उसी खंडरात में वो ठहरेंगे, रहेंगे। ये तो यानी मुझे तो याद आता है जब मैं हज में आग लग गई थी 1997 में, तो हम लोग जब वापस मीना गए थे तो जमीन जो है उसके ऊपर राख थी, सिंडर एंड स्मेल ऑफ फायर। वो एक ऐसी कैफियत में मेरा ख्याल है वो बेचारे भी वहाँ जाएंगे। राइट। अच्छा, और अली सरवर नकवी साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। हमारे कभी भी आइडियल रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं यूएस के साथ, ट्रांजैक्शनल रहे हैं। और अभी पिछले दिनों तो हमने सुना कि एलाय स्टेटस भी उन्होंने कहा, नए आने वाली जो ट्रांजिशनल एक टीम है उसने कहा कि ये एलाय स्टेटस भी पाकिस्तान से वापस लें। इवैक्यूएशन जब से हुई है अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस की, तब से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है यूएस का। अब इस नई गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेसी के जरिए हमने कैसे वो ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है? डू यू सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर? बुनियादी तौर पे तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात उस सतह के कभी नहीं आएंगे जैसे कि पहले थे। उसकी वजह यह है कि भारत से उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। 2005 से पूरा समा बदल गया है। जनूबी एशिया के मुतालिक अमेरिका की जो सोच है वो बदल चुकी है। अच्छा, अब उस बैकग्राउंड में मैं समझता हूँ कि वर्किंग रिलेशनशिप ही हमारी कायम हो सकती है और उसमें भी हमारे ऊपर बहुत से दबाव उनके ऊपर हैं, उनके तरफ से होंगे। और न्यूक्लियर इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये सब वो रेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव या एक समझते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल एक फैक्टर है कि ट्रंप का कोई पता नहीं कि वो मुमकिन है कि वो पाकिस्तान की तरफ उसकी नजर आए पड़े और वो कुछ बेहतरी भी ले आ सकता है। तो ये देखना है, हमें सर्टनली मेरे जहन में ये तो है कि हम बाइडेन के जमाने में जो सूरत थी उससे तब्दीली आ सकती है। लेकिन बहुत सी नेगेटिव्स भी बहुत साथ साथ उसके चल रही हैं। बल्कि स्पॉयलर्स भी बहुत है बीच में। अगर जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया है, अगर उसको देखें तो काफ़ी हमारे लिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर आवर फॉरेन ऑफिस के कैसे रीबिल्डिंग करनी है रिलेशनशिप्स विद द यूएस। थैंक यू सो मच अली सरवर नकवी साहब। और हमें नगमाना हाशमी ज्वाइन कर रही हैं, अनदर वेरी एस्टीम्ड एक्स एम्बेसडर। थैंक यू सो मच नगमाना साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। आई हैव ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चंस फॉर एवरी एक्सपर्ट क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ये बताइए कि पाकिस्तान को ऑफ कोर्स क्योंकि ईरान हमारा नेबर है और जो स्पिल ओवर है हम वो आता देख रहे हैं कि किस तरह वो फैला है, सीरिया तक पहुंचा है, लेबनान का क्या हाल हुआ है, यमन में क्या हुआ है। आपको लगता है कि ट्रंप की जो पिछली पॉलिसीज़ थी उसमें जिस तरीके से ईरान के ऊपर बहुत टफ टाइम आया था, उसकी एक सेकेंड वेव आ सकती है और वो पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट कर सकती है? First of all, thank you very much for me on your program.
और Apply जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो देखिए रेटोरिक तो ट्रम्प साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब कोई भी इलेक्शन से निकल के व्हेन यू गेट टू द रियलिटी ऑफ इट तो वो कहते हैं ना एक सोब्राइटी ऑफ योर स्टेटस, सोब्राइटी ऑफ द चेयर जो होती है वो ऑटोमेटिकली फिर डॉन करती है। तो और दूसरा इस वक्त जो द वे आई लुक एट इट कि ट्रम्प साहब को अपने दाखिली मसाइल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एवरीबडी नोज कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी ब्यूरोक्रेसी भी है, तो वो एस्टेब्लिश्ड जो एक पॉलिटिक्स है अमेरिका का उसके तो वो साथ चलने को तैयार उस स्क्रिप्ट को तो वो फॉलो नहीं करते, लेट्स पुट इट दिस नहीं करते। तो अब इट विल डिपेंड, आपको फर्स्ट 100 डेज में उसकी इंडिकेशंस मिल जाएंगी कि क्या वो उनको, क्योंकि अब काफी ज्यादा मेजॉरिटी मिली है, कि वो एस्टैब्लिशमेंट को अपने नुक्ता नजर पर कायल कर सकते हैं या फिर उनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर उनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो देखिए ट्रम्प हैज ऑलवेज बीन एंटी वॉर, वो एक नॉन ट्रेडिशनल किस्म के पॉलिटिशियन है, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, वो तो डील्स करने में इंटरेस्टेड होते हैं और उनकी लैंग्वेज जितनी भी है वो होती है कि बिल्कुल आप डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल नाइसिटीज को साथ साइड पे रखें एंड टेल मी व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, इसमें आपके लिए क्या है और हमारे लिए क्या है। और नेचुरली जिस किस्म का आजकल अमेरिका पे प्रेशर है, जो उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है, वो तो देखिए ना ट्रम्प के आने से चेंज होता है ना बाइडेन के आने से चेंज होता है। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन तो जो इस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो किसी भी तरह चाइना को कंटेन करना है, क्योंकि और उसमें अब डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनका थोड़ा सा टेक्टिकल एंगल तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर चेंज तो चेंज होता नहीं। एंड दिस इज माय एग्जैक्टली क्वेश्चन नगमाना साहिबा, जब हम ये बात करते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, ये एक तरह से पत्थर पे लकीर है, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ इजराइल कि एक स्टेट पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी है, उससे चाहे डेमोक्रेट्स आए रिपब्लिकन्स आए कोई भी पीछे नहीं हटता, बिल्कुल। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, जो एक खुला कॉरिडोर दिया इजराइल को ऑपरेट करने के लिए व्हेन इट कम्स टू गाजा, सीरिया, मिडल ईस्ट, तो हमने देखा है पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हिल के रह गया है। क्या कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि ग्लोबल ऑर्डर में कोई ठहराव आएगा या कोई थोड़ा सा पीस कीपिंग की तरफ फोकस होगा? जी डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक की जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि वो ये जो फॉरेन वॉर्स हैं, डिस्टेंट वॉर्स हैं, उनमें वो इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे। और एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, सरवन नकवी साहब आपके पास मौजूद हैं जो बैठी हैं इस एरिया पे, बट आई वुड लाइक टू से कि देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड सॉर्ट ऑफ टर्म है और थर्ड टर्म तो होती नहीं है वहां पर, लास्ट इज बेस्ट इज वेल, थर्ड टाइम तो आ नहीं सकते। सो और दूसरा इस वक्त अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पे, ब्यूरोक्रेसी पे, उनके इनफैक्ट बिजनेस के लोगों पे भी चाइना का एक बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है, ठीक है ना। और क्या इन सारे हालात में ट्रंप चाहेंगे कि वो नेगेटिव अपनी कोई लेगेसी छोड़े? लेट्स डिस्कस दिस कि जब इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है तो फिर उसके साथ इतना ज्यादा एक कॉन्फ्रंटेशन की फजा क्यों है? देखिए कॉन्फ्रंटेशन की फजा इसलिए है कि ये कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं कि चीन ने राइज करना है, इट वाज नोन। अब लेकिन इतनी स्पीड से और इतनी तेजी से वो इतनी जल्दी जो है, बिकॉज दे थॉट के जैसे
कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन इम्प्लोड कर गया, ये भी कर जाएंगे तो सिस्टम्स ही गलत है, ये तो इकोनॉमिक मॉडल चल नहीं सकता। तो इस वक्त जो उन्हें चैलेंज है वो सिर्फ जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक नहीं है। देखिए चाइना का जो राइज है और उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम है, उसने इस वक्त प्रूफ कर दिया है कि वेस्टर्न सिस्टम्स जो है उनके मुतबादिल भी एक निज़ाम है जो उनसे बहुत अच्छा चल रहा है। सो इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग नॉट ओनली देयर military superiority, but their technological superiority, their governance superiority, their philosophy of how the world should be. The entire mantra जो होता था कि Western democracy is the best model for human rights, देखिए वो चैलेंज हुआ है, right? वो चैलेंज हो रहा है इस वक्त, और वो उनको अपना ना सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आया जो ऑलरेडी बहुत सख्त डिफिकल्टी में है, उनको पूरा अपना सोशल ऑर्डर, और जिस तरह चाइना का है कि वो बिलीव करता है कि जी एवरी चाइनीज इंडिविजुअल शुड बी एजुकेटेड एंड हैप्पी एंड प्रॉस्पर, तो वो चीन की स्ट्रेंथ है, वो आपको अब यूरोप में और अमेरिका में नहीं नजर आता। तो देखिए इट इज अ ग्रेटर challenge. It's a far bigger challenge, and it's a far bigger. Balki challenge is a small word. Rather, I think we should say कि it's a much bigger threat to US, because आपने उनके systems भी challenge होते देखे हैं, इसकी वजह से उनका moral code भी challenge होते देखा है, global order को भी threat कर दिया है चाइना के इस rise ने। Thank you so much नगमाना हाशमी साहिबा for joining us. ब्रेक लेंगे। इन वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ट्रांजिशन में लग रही है खुद यूएस डेमोक्रेसी, कैसे? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ ज़ूम इन। ट्रंप साहब की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, आप किसी डिप्लोमेट से बात करें, किसी से एम्बेसडर से बात करें, या किसी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से बात करें, उस पर सब इत्तेफाक करते हैं और यूँ लगता है कि सब कुछ सेंटर्ड है अराउंड दैट। मिशिगन के मुसलमानों को उन्होंने यकीन दिलाया था कि अगर वो वोट करेंगे ट्रंप के हक़ में तो लबनान और फ़लस्तीन के लोगों को एक लॉन्ग लास्टिंग पीस उनको देने को मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन अपनी कैबिनेट में जो लोग अभी तक उन्होंने नॉमिनेट किए हैं और इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका अल्फाज का चुनाव है और उनकी जो पोस्चरिंग है, क्या वो उन वादों के साथ कंपैटिबल है जो वोट लेने से पहले किए थे? और कैबिनेट में इतने राइट विंगर्स का होना, स्ट्रॉन्ग बिजनेस टाइज के साथ आगे चलना, जो कि इलॉन मस्क की प्रेजेंस देखें आप, इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे लोग हैं, इस सब में उनकी जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो कितनी कंसिस्टेंट होगी विद हिज पॉलिसीज़ जो उन्होंने कमिट की थी वोटर के साथ। हमारे साथ डॉक्टर कामरान बुखारी मौजूद हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस। आप कैसे देख रहे हैं ट्रंप के इस सेकेंड एंड लास्ट टेन्योर को? एंड एज आई सेड कि हर कोई कह रहा है कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, आपको फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि क्या वो वाकई पीस डिलीवर कर सकेंगे? देखिए सुनहरा, पीस डिलीवर कर सकेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, इशू पे डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मशरिक वुस्ता का ताल्लुक है, वो उन्होंने बेसिकली डिलीवर कर दिया है। और दफ्तर में आने से पहले ही हमने लबनान और इसराइल के हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही थी, वहां पे सीज फायर हमने दिसंबर में देख लिया था, एंड दिस वाज गोइंग बैक बिफोर क्रिसमस। और अब वो जबकि इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो उससे पहले ही उन्होंने गजा का सीज फायर जो है वो मोशन में डाल दिया। आपको एज अ नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जितनी हमने तबाही देखी है, जितना हमने इंटरनेशनल ऑर्डर इन रूइंस देखा है, उसके बाद ये जो सीज फायर डील है ये कितनी रियल लग रही है? देखिए रियल तो है, उससे तो किसी को जो है मतलब वो आई डोंट थिंक एनीबॉडी डिसएग्रीज विद दैट। क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है इसकी, क्योंकि द रोड अहेड इज अनसर्टन, अनक्लियर। दूसरा ये है कि ये इसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस हैं, lot can go wrong. So obviously this is a क्या कहते हैं कि a wicked problem, जिसको कोई भी जो है ना प्रेसिडेंट सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन so far so good, मतलब और जहाँ तक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर का ताल्लुक है, आई थिंक लुक नो ऑर्डर लास्ट फॉर एवर। तारीख उठा के देखें
तो वो तब्दील होते रहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने जो तारीखी तौर पे इट्स एट अ जंक्चर के जहाँ पे एक सिक्लिकल शिफ्ट ने आना है. जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सरकारी ढांचा है फेडरल गवर्नमेंट का, goes back to the FDR era. ठीक है, तो वो अब उसको भी तब्दील होना है. ये एक नया दौर है. इस दौर में जो ये जब निज़ाम बनाया गया था तो कोल्ड वॉर जीतने के लिए बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के लिए बनाया गया था. अब जो है दुनिया के हालात बदल चुके हैं, चैलेंजेस बहुत हैं. AI का दौर है, क्लाइमेट चेंज है, देयर इज नो राइवल सुपर पावर एस्पिरेंट. Yes, there are other powers in the world, लेकिन उनके साथ कैसे या deal वॉर्स करना की है, नौयत बदल ये गई है. सब चीज़ें ट्रेड तरतीब देने वाली वॉर्स बात की है. तरफ ज़्यादा फोकस चला गया है. बट ट्रम्प बीइंग अ ट्रांजैक्शनल पर्सन, बिजनेसमैन हिमसेल्फ, आपको लगता है कि जितने टैरिफ्स इम्पोज करने की और जैसी बातें वो चाइना के बारे में कर रहे हैं, बिल्कुल अगर आप हमें लेमैन अप्रोच में बताएं तो क्या हम विटनेस करेंगे एक दफ़ा फिर एक डोमिनेंस ऑफ अ कोल्ड वॉर या ट्रेड वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज? देखिए, ये सब टूल्स होते हैं. कुछ कैंपेन रेटरिक होती है. पॉलिटिक्स और पॉलिसी जो है वो डिसएंटेंगल करना बड़ा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूरी है. क्योंकि इफ यू गो बाय कैंपेन ट्रेल प्रॉमिसेस देन यू कैन गेट लॉस्ट कि एक्चुअल पॉलिसी क्या होगी. अब आप देखें तो टिकटॉक को देख लें, तो ही इज बीइंग अ वेरी रीजनेबल पर्सन राइट नाउ. ही इज सेइंग कि जी मैं इसको डार्क नहीं जाने दूंगा और मैं इसको टाइम दूंगा. एंड ठीक है, अगर हमें 100% जो है ना ओनरशिप नहीं मिलती, आई कैन सेटल फॉर पोटेंशियली 50%. प्रेसिडेंट जी से उनकी बात हो चुकी है, कल या परसों की बात है. को मुलाकात का भी सिलसिला चल रहा है. इसी तरीके से पुतिन के साथ भी मुलाकात का सिलसिला चल रहा है. मशरिक़ वस्ता की हम बात कर ही चुके हैं. तो ये सारी चीज़ें यही चीज़ बताती हैं कि जब आप कैंपेन ट्रेल पे होते हैं तो देन यू प्रॉमिस एवरीथिंग अंडर द सन टू मैक्सिमाइज योर वोट्स. लेकिन when you come into office, case he has nothing to lose because इसके बाद तो उनको गवर्नमेंट मिलनी नहीं है. ये तो उनका लास्ट टेन्योर होगा. सो यू आर राइट कि मतलब कैंपेन ट्रेल पे तो एवरीथिंग अंडर द सन इज यू नो देयर ऑन द टेबल. ईरान के साथ आप कैसी डीलिंग एंड व्हीलिंग देख रहे हैं नए प्रेसिडेंट ट्रम्प की? देखिए, ईरान जो है डिस्प्रपोर्शनेटली लीप्ड आउट ऑफ इट्स बॉक्स जिसे कहते हैं गुज़श्ता 30-40 सालों में बतदरीज. तो उस चीज़ को डायल बैक करने की कोशिश की जा रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ वो जंग करेंगे. आई थिंक कि उनके ऊपर दबाव आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही वांट्स, यू नो, चाइना में भी तो दबाव है ना. अगर आप कहते हैं मैं 50% 60% टैरिफ डालूंगा, व्हाट डज दैट मीन? आर यू गोना डू इट रियली? नो, यू आर पुटिंग प्रेशर. तो इसी तरीके से ईरान पे प्रेशर है कि वो मेज पे आए और बात करें ताकि मसला हल हो, बजाय इसके कि एक लिंगरिंग कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे. तो आपके ख्याल में ईरान टेबल पे आएगा? इतना वीक हो गया है? Absolutely. I mean, Iran, there's no doubt about it. अपना खित्ते के अंदर तो जो उसका रोल बैक हुआ है वो तो सबके सामने है. अंदरूनी तौर पे भी बहुत वीक है. यहाँ तक कि अंदरूनी तौर पे उनकी अपनी इंट्रा एलीट जो है वो एक स्ट्रगल जो है वो अब इज रीचिंग अ क्रेसेंडो. और जब ये सुप्रीम लीडर जो है पास ऑन करेंगे या उससे पहले ही we may see a lot of changes. We're already seeing a lot of changes. We have a president who is not the proverbial hardliner. He's ready to negotiate. ईरान की तरफ से जितने मूव्स बनाए जा रहे हैं उनकी रेटरिक को साइड पे रख दें. उनकी तरफ से जितने मूव्स आ रहे हैं, it's really showing that they're ready to talk. डिफेंसिव हैं. जी, and they're ready to talk. Yeah. अच्छा, पाकिस्तान को लाते हैं ज़रा बीच में. जब से अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस गई हैं, पाकिस्तान को इतना रेडार पे लगता नहीं है. वॉशिंगटन में ज़्यादातर लोगों का यही कहना था. अब क्योंकि एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें ईरान फोकस में है और टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब जब से यूएस फोर्सेस वहाँ से गई हैं, कह रहे हैं, लोगों का कहना है, रिपोर्ट्स का कहना है कि 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया है टेररिज्म. अब ये थ्रेट तो 12 ओवर द होराइजन जो इनका कॉन्सेप्ट था उसने तो काम किया नहीं. आपको पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप बैक टू काउंटर टेररिज्म तक महदूद होते नज़र आ रहे हैं या उसका भी कोई चांस नहीं है? देखिए, वो जो ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी थी, दैट वाज टू मिटिगेट ट्रांसनेशनल टेररिज्म. ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है वो अभी भी बहुत उसका ग्राफ कम है. खित्ते के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बात बिल्कुल अपनी जगह पे है. बट जो ओवर द होराइजन स्ट्रेटजी है, इट्स मेंट फॉर टू काउंटर ट्रांस कॉन्टिनेंटल अटैक्स. Okay. तो वो तो हो नहीं रहा. लेकिन ये है कि देखें,
पाकिस्तान के मामले को अगर लिया जाए तो I don't think Pakistan can play much of a role in pressing Iran because Pakistan is weak to begin with. दूसरा ये है कि ईरान का ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और ईरान स्ट्रेटेजिक रियर, जो उनका स्ट्रेटेजिक फ्रंट यार्ड है वो मिडल ईस्ट है, and that's where things matter. So I think Pakistan को लेके it's going to be tricky. There isn't a whole lot के जो पाकिस्तान में हो रहा है या इस खित्ते में पाकिस्तान को लेके फिल वक्त हो रहा है कि जो अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट पे पाकिस्तान ऊपर आ जाए. नाउ इफ गॉड गोज साउथ इन पाकिस्तान टेरिबली, देन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो है वो फहरिस्त पे आ जाएगा, मतलब इट विल राइज ऑन दैट प्रायोरिटी लिस्ट. बट आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग. आई थिंक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, बायपार्टिसन व्यू यूएस के अंदर ये है कि पाकिस्तान नीड्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ बिफोर put their own house in order first. Exactly. Acha. And to do that, that is going to be a very interesting question for our audience, because आपको पता है यहाँ पे जो linkages draw किए जाते हैं कि ट्रम्प साहब आएंगे तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा. So internal house in order, उसके लिए हमें खुद ही एफर्ट करनी है कि उसके लिए हमें कैपिटल हिल से, व्हाइट हाउस से कोई इशारा आएगा? I don't think कि जो है कोई इशारा आने की ज़रूरत है. There is no reason, no pressing reason. I think पाकिस्तान के अपने डायनामिक्स, पाकिस्तान की इंटरनल जो लॉजिक है वो चल रही है. There is this sort of conversation going on between the opposition and the state. तो वो चलता रहेगा, उसमें अमेरिका को दखल देने की क्या ज़रूरत है. कांग्रेस में देखें, अगेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स को अलहदा करके देखने की ज़रूरत है. अगर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आता है या कोई ख़त लिखा जाता है या बहुत सारे जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग मिल के कोई बयान देते हैं, तो दैट्स domestic American policy because they're responding to their requests of their constituents. In this case, Pakistani Americans who want the US government to play a bigger role back, in the motherland. लेकिन इससे इस बात का इशारा नहीं मिलता कि अमेरिका की इंतजामिया या अमेरिका की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की जानिब वो तब्दील हो जाएगी. हाँ, we read too much into it. Right. Thank you so much, Dr. कामरान बुखारी. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ डिस्कशन हुई है. ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है कि पॉलिसी में और पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है. पॉलिसी कुछ और जा रही होती है और कई दफ़ा पॉलिटिक्स उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती. लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक इन उम्मीदों का ताल्लुक है, तो वो डॉक्टर कामरान ने बड़ा क्लियरली बताया कि उसकी कोई वजह नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो खुद डील कर रहे हैं विद द सिचुएशन एज दे वांट. सो बैड लक फॉर दोज हु थॉट कि पाकिस्तान में कोई फ़ोन आएगा और कोई रिलीज़ हो जाएगा. ब्रेक की तरफ जाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अगले 4 साल हैं यूएस में, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जो कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ रहे हैं. ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त जहाँ पे खड़ा है, हर कोई एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा है, और उन्होंने आते ही ग्रीनलैंड को लेके, कनाडा को लेके, यू नेम इट, इंडिया को लेके, पाकिस्तान को लेके जैसी स्टेटमेंट्स दी हैं, क्यूबा को लेके. उसके बाद वन कैन ओनली थिंक कि वंस ही इज़ इन द चेयर, इन द हॉट सीट, तो होगा क्या. डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर चीमा फॉर जॉइनिंग अस. आप इस सेकेंड टेन्योर में टॉप पे प्रायोरिटी डोनाल्ड ट्रंप की क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया. डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एजेंडा है, वो जारी बात है, पहली बात तो ये है कि वो जो इंटरनली अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली इमिग्रेशन रिफॉर्म की बात उन्होंने की है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की है, और आपको पता है उनको बड़ी एक जो वोट मिला है वो इस चीज़ पे मिला है कि ये जो अनचेक्ड माइग्रेशन जो हो रही है अमेरिका के अंदर, उसको देख के लोगों ने उनको सपोर्ट किया. दूसरा जारी बात है, उनकी एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है कि सबसे पहले अमेरिका, और ख़ास तौर पे कि वो जंगें बंद करना चाहते हैं, और एंडलेस वॉर्स हैं, पर्टिकुलरली जो मिडल ईस्ट के अंदर आप देखती हैं. और आपको पता है कि आज आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास के दरमियान जो है वो मुआहदा भी स्टार्ट हो गई. जी वो भी हो गया, और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया है, और ख़ास तौर पे जो उनके एनवॉय हैं, स्पेशल एनवॉय विटकॉफ जो हैं, जो उनके साथ गोल्फ खेलते थे,
they made it sure کہ ہم یہ چیز جو ہے وہ کریں. So ظاہری بات ہے. اور دوسرا نیکسٹ ان کی جو اپروچ ہے وہ رشیا اور یوکرین کو لے کر کے ہے, وہاں پہ چیزیں کیسے لے کے چلنی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ انرجی انڈیپینڈنس, چائنا کے ساتھ جو ان کے مسئلے ہیں ان کو وہ خاص طور پہ آپ کو پتا ہے ٹیرف وار کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو ساری کی ساری ری انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, جو امریکہ کے اندر ہم نے جو انڈسٹریلائزیشن کو آؤٹ سورس کر دیا تھا. سو یا تو وہ ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈی رسکنگ کی طرف جانا ہے. اٹ مینس کہ جو کریٹیکل جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر یہ ایک ٹینیور میں پاسبل ہوگا. It is too difficult a task اگر کوئی ایسا سمجھے کہ اپنے اکانومی میں سے اپنے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر کو آپ تقریباً اس کے ہاف پہ لے جائیں جتنا اس کا ابھی تک شیئر ہے, اور وہ بھی سینکشنز لگا کے. اس سے ان کی اپنی اکانومی کو کتنا تھریٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی آلریڈی وہ ڈی رسکنگ پہ کام کر رہے تھے. اٹ مینس کہ بہت سارا جو فار ایگزامپل ایپل کی جو 15-20% مینوفیکچرنگ ہے وہ انڈیا کے اندر شفٹ ہو گئی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہی. اور یہی وجہ ہے کہ جو چائنا کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا, کہ 4.6% پہ وہ آ گئے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سپیڈ اپ کرنا ہے. یہ there is a bipartisan support in the United States کہ جیسے تیسے ہم نے ڈی رسکنگ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ری انڈسٹریلائزیشن کے واپس جو انڈسٹری ہے وہ تائیوان سے اور چائنا سے اٹھانی ہے, یا تو جو جسے کہتے ہیں نیئر شورنگ. بیسک اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر وہی ہے نا کہ چائنا کو کسی طرح چائنا پہ ڈبل ڈاؤن کرنا ہے, چائنا کی جو اتنی گروتھ ہے اس کو روکنا ہے, if I'm not wrong. جی جب گروتھ روکیں گے, وہاں سے آپ گروتھ روکیں گے, پھر آپ ان کی سکویز کریں گے ان کو, تو ان کے پاس ظاہری بات ہے پیسہ نہیں آئے گا کہ وہ ڈیفنس پہ لگا سکیں, یا ان کے پاس پیسہ نہیں آئے گا کہ وہ انٹرنلی اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رہ سکیں. ان کے پاس پیسہ نہیں آئے گا کہ وہ دنیا کے اندر انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں, میگا پروجیکٹس کر رہے ہیں. سو بیسکلی چائنیز ڈومینیشن کو کنٹین کرنا یہ بہت بڑا ایجنڈا ہوگا. بٹ نوئنگ ٹرمپ ایز اے بزنس مین, ایز سم ون جو بہت ٹرانزیکشنل ایک اپنا ویو رکھتے ہیں چیزوں کا, پالیٹکس میں بھی وہ ایسے ہی چلتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ جتنے ان کے اپنے پرسنل بزنسز ہیں, جتنے ان کے کیبنٹ میں لوگ آ رہے ہیں جو کہ بڑے کلوز ایسوسیٹس ہیں ان کے بزنس سرکل کے, ان کے ہوتے ہوئے جب ایلون مسک کے خود ٹائز ہیں چائنا سے, اتنی ساری چیزیں منگواتے ہیں وہ, تو یہ ہو سکے گا؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو اسٹیو وٹکاف, میں ایک مثال دیتا ہوں, جو ٹرمپ کے he was a man who was his جس نے یہ غزہ کی سیز فائر ڈیل کرائی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گولف پارٹنر تھا, وہ بڑا ریئل اسٹیٹ. جی تو وہ ان کے بڑے قریبی بندے, اس کا فورن پالیسی میں کوئی تجربہ نہیں تھا. اسی طرح دیکھیں ود آل دس پیکج, جہاں پہ لاسٹ ٹائم ان کی بیٹی اور ان کا سن ان لا ڈائریکٹلی انوالو رہے وائٹ ہاؤس میں, تو اس سارے کے سارے بیگیج کے ساتھ لوگوں نے قبول کیا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں اچھا, is this a reaction to what Biden administration was doing? because ایک بڑا ایک اس طرح کا ایک اس کی ویو آئی ایسی جس میں ہم نے جو کیمپسز پہ وٹنس کیا, اسٹوڈنٹس کو بروٹلائز کیا گیا فورس کے ساتھ, ایک امپیونٹی کے ساتھ اسرائیل کو الاؤ کیا گیا جینوسائڈ کرنا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سب پہ کیپٹلائز کر کے یہاں تک پہنچے ہیں؟ بالکل. دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن انتہائی کمزور تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ قطری پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو ڈیل آج ہم نے اسرائیل اور غزہ کے درمیان ہوئی ہے, اٹ از این اولڈ ڈیل. ایگزیکٹلی جی, ایک سال پہلے بھی یہی چیز تھی, اور جسٹ اس کو صرف بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک مضبوط کھلاڑی ہے. پھر آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر انفلیشن بہت زیادہ ہوئی بیکاز آف دا وار ان یوکرائن. دین آپ کو پتا ہے کہ ود ان جو بائیڈن جو تھے وہ کمزور تھے, سارے کے سارے جو کام تھے وہ باقی لوگ کر رہے تھے, یا تو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, تو وہ اس طرح آپریٹ نہیں کر سکے. اس کی وجہ اور 2 جنگیں ان کے ٹینیور میں شروع ہو گئی, ایک یوکرائن والی ہے اور ایک مڈل ایسٹ والی. ان کا میجر فوکس تو انڈو پیسیفک ہونا تھا, چائنا ہونا تھا, لیکن وہ وہاں نہیں جا سکے اور واپس ان کو یورپ اور مڈل ایسٹ میں ہی انگیج کرنا پڑا. تو وہ کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں کر سکے, اور ان کی بیماری, ان کا بڑھاپا
اور ان کی جو ایون پتہ نہیں کون ڈیسیجن میکنگ کر رہا تھا. یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ whosoever was calling the shots, پتہ نہیں پریزیڈینشل سٹیمپ لگتی تھی صرف اس پہ اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتا تھا, کیسے ہوتا تھا. فوکس اپنا تھوڑا سا اپنے ریجن میں لے کے آتے ہیں. ہمیں تو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ٹیررزم کا, بیکاز اگر ہم نے کسی اکنامک پلان پہ بھی چلنا ہے, ابھی ریکارڈک کا آپ نے دیکھا ایک اچھی ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں, بٹ پیس ہمارے لیے پیوٹل ہے بلوچستان میں, کے پی میں, اور افغانستان کو تو اس وقت لیٹس پٹ اٹ دس وے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ دوحہ ایگریمنٹ فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کوئی ورلڈ آرڈر فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کوئی فوکس ہم لا سکیں گے یو ایس کا اس طرف کہ یہاں پر کسی طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے اونلی وین اٹ کمز ٹو کاؤنٹر ٹیررزم؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے بات کی کہ افغان طالبان کو اور افغانستان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں یہی بات ہے کہ آج دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر یا وہاں پہ جو اتنا زیادہ امریکن منی جا رہی ہے ہم اس پیسے کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور اس پیسے کو بند کریں گے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے ان کے خاص طور پہ ایلون مسک اینڈ وویک راماسوامی جو ہیں وہ اس چیز میں آگے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پہ یہ جو فیڈرل سپینڈنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے, سو کٹ کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ افغان طالبان کے حوالے سے یہ ضرور فیصلہ کرے گی کہ ایٹ لیسٹ جو بھی پیسہ جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے اور اس کے ریٹرن کچھ بھی نہیں مل رہا, تو وہ پیسہ وہ تھوڑی سی سپلائی بند ہوگی, جس کی وجہ سے افغانستان کی جو بیہیویئر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا کہ بھائی پیسے بھی آپ لیے جا رہے ہیں, آپ کر بھی کچھ نہیں رہے. آپ القاعدہ اینڈ ٹی ٹی پی جو ہے وہ سٹل نیبرنگ کنٹریز میں حملے کر رہی ہے. اور میں دیکھیں میڈم یہاں پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں, ہماری اپنی کیا اپروچ ہے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب امریکن ایڈمنسٹریشن نہیں آتی ہے تو دنیا کے ممالک جو انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں وہاں پہ لابنگ کرتے ہیں, پی آر کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنی ہمارے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی. ہم وہاں پہ یا تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں یا ہم ڈیفینسو ہیں, اور یا ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو کرنا ہے ٹرمپ نہیں کرنا ہے, آگے جو کرے گا دیکھ لیں گے بعد میں. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ افغانستان کے حوالے سے ہمارا ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے, اور اس لیجیٹیمیٹ کنسرن کے لیے بھی ہم نے کسی قسم کی نہ کوئی اپروچ ہے, نہ ہم نے کسی کو دنیا میں کوئی ریجنل لابنگ, نہ انٹرنیشنلی ہم دنیا کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں. ہم روز اپنے فوجی بھی شہید کرواتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی شہید کرواتے ہیں اور خاموشی سے گھر بیٹھ جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے اس کی کیا پالیسی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگی اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہم نے آج کے اس زوم ان اسپیشل میں کوشش کی ہے کہ فارن پالیسی پوائنٹ آف ویو سے, نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے, اس ریجن میں کیا ہونے جا رہا ہے, آل اوور لارجر گلوبل آرڈر کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اس سب پہ جتنی میکسیمم ڈسکشن کر سکتے ہیں کریں. ٹاپکس بہت وائڈ ہیں, بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو کور کرنا اتنے کم وقت میں, لیکن اگر اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے کنکلوڈ کریں پاکستان کی طرف, تو اس میں یہی کہنا کافی ہوگا کہ واقعی ڈاکٹر قمر چیمہ کا لاسٹ کامنٹ بہت ہی سینٹرک تھا, کور ایشو تھا کہ ہم لوگ لابنگ نہیں کرتے. سم ہاؤ ہمیں لابنگ پتہ نہیں کیوں ایک نیگیٹو چیز لگتی ہے, جبکہ دنیا میں یو این میں ہر جگہ لابنگ کے ذریعے سے آپ اپنے الائز پیدا کرتے ہیں, اپنے ساتھ ملاتے ہیں. ایک جو لاسٹ کنونشن ہوا تھا, لاسٹ کیمپین کنونشن ریپبلکنز کا, اس میں 20 ڈپلومیٹس فرام آل دا یورپین کنٹریز وہاں پہنچے ہوئے تھے, جس میں انڈیا بھی شامل تھا اپنے سارے ڈپلومیٹس کے ساتھ. اینڈ بیکاز دے کوڈ ریڈ کہ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ون, تو وہ ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے. پاکستان وہاں کہیں موجود نہیں تھا. سو جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ہیں گلوبل سٹیج پہ کہیں بھی, تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ڈو سم انٹروسپیکشن. I'll see you next week.